हाय गाइस, मैं शिव उपाध्याय, सहायक अध्यापक। आज आपके सामने सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब सीटेट एग्ज़ाम का मात्र 1 महीना या 1 महीना से ज़्यादा एक महीना 10 दिन रह गए हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि सिलेबस को बहुत विस्तार में पढ़ाया जाए, इसलिए मैं सीटेट के जो की पॉइंट्स होते हैं उसको मैं रोज़ कम से कम एक वीडियो डालकर अभ्यास कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप लोग अगर सही ढंग से उस वीडियो को देखते हैं और प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स बनाते हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग थोड़े से भी अगर सीरियस होकर उस प्रश्नों को और वीडियो को देखते हैं तो आप लोग आराम से 100 प्लस मार्क ला सकते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि आज हम लोग देखेंगे जीन पियाजे का जो 4 अवस्थाएं जो जीन पियाजे ने बताया है, उसमें उसने क्या क्या कहा है। इस बातों को लेकर हरदम सीटेट में 4 या 5 प्रश्न हर साल होते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत से, जीन पियाजे के दी हुई 4 अवस्थाओं से। तो आज हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार और किन किन बातों का समावेश जीन पियाजे द्वारा किया गया है। संज्ञान सबसे पहले शब्द हम लोग देखेंगे कि संज्ञान होता क्या है। संज्ञान शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना गया है, सम प्लस ज्ञान। सम ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो एक संगठित हो, मीन्स संज्ञान एक कोई दिमाग की मानसिक क्रिया नहीं है, यह बहुत सारी दिमाग की मानसिक क्रियाओं का समावेश है, इसे संज्ञान कहते हैं। हम देख सकते हैं कि संज्ञान क्या है और संज्ञानात्मक विकास क्या है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं संज्ञान का अर्थ है सम प्लस ज्ञान, वह ज्ञान जो संगठित हो, वह ज्ञान मीन्स दिमाग की वह शक्ति जिसमें तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, विभेद जैसे मानसिक प्रक्रियाओं का संगठित रूप हो, उसे संज्ञान हम लोग कहेंगे। मीन्स संज्ञान मतलब यह जो हर एक चीज़ तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, विभेद जैसे सब मानसिक संक्रियाएं जो होगी वह सब एक साथ काम करती है, जिसको हम लोग संज्ञान कहते हैं। और इन्हीं सब में तर्क में, चिंतन में, कल्पना में, स्मृति का विकास होना ही क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तर्क में विकास कहलाना मतलब जब हम लोग 5 साल से थे या 10 साल के होंगे या 15 साल के होंगे या 20 साल के होंगे, तो जैसे जैसे क्रमशः हम लोग की उम्र बढ़ती जाती है, हम लोग का अनुभव बढ़ता जाता है, और अनुभव बढ़ता जाता है तो अनुभव के साथ ही हमारा तर्क करने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, स्मृति की शक्ति, प्रत्यक्षीकरण की शक्ति आदि जितनी भी मानसिक शक्तियाँ हैं वह धीरे धीरे अनुभव के साथ विकास करते हैं। उसी क्रम में देखेंगे कि विभेद क्या कहलाता है। विभेद एक शब्द है यहाँ पे, विभेद ऊपर मैंने लिख रखा है, देखिए विभेद मतलब 2 चीज़ों में अंतर समझना, वह विभेद की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे अगर कोई भी जो चीज़ है, आम और अमरूद लिख रखा हुआ है, तो हम लोग के पास अगर विभेद की शक्ति है तो हम लोग उसको पहचान जाएंगे। बच्चा पहचान जाता है कि यह आम है या अमरूद है, तो इसका मतलब वह विभेद की उसके पास शक्ति है। संक्रिया माने मानसिक क्रिया, क्योंकि मनोविज्ञान में बहुत सारे शब्द वही रहते हैं लेकिन उसके अलग शब्द के रूप हो जाते हैं। क्रिया को वह संक्रिया कर देगा, प्रेरणा को वह अभिप्रेरणा लिखेगा। इस तरह के शब्दों का उपयोग मनोविज्ञान में होता है, जिसके कारण बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होती है। उन सभी शब्दों का समावेश जो है एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जिस सभी शब्दों को मैं उसका अर्थ क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ हो तो किस प्रकार उस क्वेश्चन का अर्थ हम समझेंगे, या हम एक वीडियो के माध्यम से ले आएंगे और उन सभी शब्दों का समावेश उनमें होगा जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं शब्द, जो कठिन शब्द होते हैं मनोविज्ञान के। तो हम लोग देख रहे थे कि संज्ञान क्या कहलाता है और संज्ञानात्मक विकास क्या कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, विभेद जैसे मानसिक और भी जो मानसिक संक्रियाएँ होती हैं, प्रक्रियाएँ होती हैं, उन सभी का विकास ही क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास के आधार पर ही जीन पियाजे ने अपने 4 अवस्थाएं दिए हैं। देखेंगे हम लोग क्या वह 4 अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे एक बहुत ही माने जाने मनोवैज्ञानिक रहे हैं, और इनके जो 4 दिए गए अवस्थाएं हैं यह एक बालक पे दिया गया है। बालक पे मीन्स यह 0 से 18 साल 20 साल तक जब बालक हो जाता है, उस अवस्था तक बालक कैसे कैसे अपना
अपना उसका जीवन मानसिक जो प्रक्रिया रहता है, किस प्रकार अपने आप को प्रदर्शित करता है, अभिव्यक्ति करता है, यह सब चीज़ों का समावेश जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। पहला हम लोग देखेंगे 4 अवस्थाओं में से पहला अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। उसी को हम लोग उद्दीपन अनुक्रिया अवस्था कहते हैं। इसी को हम लोग गामक अवस्था कहते हैं। इसी को हम लोग गत्यात्मक अवस्था कहते हैं। इसी को हम लोग प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था करते हैं और इसी को हम लोग मोटोर एज कहते हैं। यह सभी जो चीज़ है, यह सभी पर्यायवाची है। पर्यायवाची कहने का मतलब है कि यह संवेदी पेशी अवस्था के ही अलग अलग शब्दों से इनका उद्बोधन किया गया है। मतलब संवेदी पेशी अवस्था के जगह पर जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो यह सब शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है प्रश्नों में। तो आप लोग कोई भी शब्दों का प्रयोग हो इन सब में से, आप लोग समझ जाइएगा कि वह संवेदी पेशी अवस्था के बारे में ही बात किया जा रहा है। यह संवेदी पेशी अवस्था में होता क्या है? सबसे पहली बात कि यह संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष के बालक में होता है। 0 वर्ष बालक जब बच्चा का जन्म होता है और वह 2 वर्ष तक जब बालक होता है तो उसकी संवेदीय पेशी की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? बच्चा केवल संवेद में शारीरिक क्रिया ही करता है, जबकि बड़े केवल मानसिक क्रिया करते हैं। अच्छा, संवेग बच्चा से संवेग में शारीरिक क्रिया क्या होता है? जब बच्चा को भूख लगेगा तो वह रोएगा, हाथ पैर अपना पटकेगा, तो वह क्या करेगा? संवेग अपने शारीरिक रूप से शरीर के माध्यम से प्रदर्शित करता है। जब वो खुश होता है तो वह हंसेगा, या फिर जब उसे पीड़ा होगी, आपने वो देखा होगा कि जब बच्चे को, छोटे बच्चे को जब बुखार होती है तो क्योंकि वह बोल नहीं सकता है लेकिन वह बहुत ज़्यादा रोने लगता है और चेहरा है वो अजीब अजीब तरह से वो बच्चे बनाने लगते हैं, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि इसका ज़रूर कोई ना कोई तबीयत खराब हो गया है और हम फटाफट उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो संवेदी पेशी अवस्था में क्या है? यह 0 से 2 वर्ष तक का काल होता है जिसमें बच्चे अपना संवेग जो होता है वो अपने शारीरिक प्रक्रिया द्वारा, हाथ पैर के द्वारा, शरीर के द्वारा, रोने के द्वारा जो प्रदर्शित करते हैं। दूसरी अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का होता है। इस 2 से 7 वर्ष में भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है 2 से 4 वर्ष का, जिसको कल्पनात्मक अवस्था कहते हैं, और दूसरा होता है 4 से 7 वर्ष का, जिसको अंतः प्रज्ञा की अवस्था भी कहते हैं। जो पहला है कि 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था, इसमें जो बच्चे हैं धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगता है, धीरे धीरे चीज़ों की समझ पैदा होने लगती है उनमें। अगर वो किसी चीज़ को देखता है तो अगर फूल को देख रहा है तो वो समझ जाएगा कि यह फूल है, अगर वो फल को देखता है तो समझ जाएगा कि यह फल है। दो चीज़ों के बीच में वह समझ जाता है कि यह कौन सा चीज़ है, वो कौन सा चीज़ है। और उसी क्रम में 4 से 7 वर्ष में क्या है? अंतः प्रज्ञा की अवस्था। मतलब बच्चे वही करना पसंद करते हैं जो उनका अंतर्मन कहता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा खेल रहा होता है, 4 से 7 साल का अगर अंदर का बच्चा है, वो खेल रहा होता है, तो हम लोग जाएंगे उसको पकड़ के ले आएंगे, बाबू हमारे पास आके बैठ जाओ। वो कोशिश कितना भी करते हैं लेकिन फिर उठ के चला जाता है और चारों ओर घूमने लगता है, अपने चारों ओर घूमेगा और जो उसे मन करेगा, जिस चीज़ को छुएगा, उठाएगा, खेलेगा, पकड़ेगा, जो भी करना होगा वो अकेले चाहता है कि अकेले रहें और किसी भी चीज़ को हम अकेले करें। इसी क्रम में देखिए, इसमें दो चीज़ और है कि बच्चों में आत्म केंद्रित का भाव भी देखा जाता है। इस अवस्था में बच्चों में आत्म केंद्रित मतलब कि अगर कुछ उसको खाने को मिलता है और आप मांगेंगे उसे कि लाओ मुझे दे दो, तो वो कहेगा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। इस तरह का आप करके अपने घर में भी आप लोग करके बच्चों पे देख सकते हैं। अगर वो इस पीरियड में है, 2 से 7 साल के बीच का है, और वह उसमें से भी 4 से 7 साल के बीच का बच्चा है, तो उससे आप कुछ मांगेंगे तो जल्दी वो देने को तैयार नहीं होगा। वो बोलेगा नहीं, मैं खाऊंगा, मैं एक भी चीज़ नहीं दूंगा। दूसरी बात ये कि संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। इसमें संज्ञानात्मक अगर पूछा जाता है प्रश्न में कि 4 से 7 साल का बच्चों में या 0 से 7 साल के बच्चों में आप कह सकते हैं संज्ञानात्मक परिपक्वता होती है या अभाव पाया जाता है, तो आप लोग हरदम अभाव में ही टिक लगाएंगे। यह दूसरी अवस्था थी जीन पियाजे की। तीसरी अवस्था देखेंगे, इसने दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसी को कहते हैं अनौपचारिक अवस्था। बहुत ध्यान से इसे देखेंगे क्योंकि पिछले विगत प्रश्नों में भी आप देख सकते हैं कि अनौपचारिक अवस्था और औपचारिक अवस्था दिया हुआ होगा। तो उसमें आप देखेंगे अनौपचारिक अवस्था मतलब होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और औपचारिक अवस्था मतलब होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अभी हम लोग तीसरी अवस्था पढ़ेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि इसमें किस से किस वर्ष तक के बालक का अवस्था यह होता है। तो यह
7 से 11 वर्ष तक के बालक को की अवस्था जो होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बालक वही चीज़ के बारे में अच्छे से समझ पाता है जो चीज़ वह मूर्त रूप से देख रहा हो। मूर्त रूप मतलब जिस चीज़ को हम लोग टच कर सकते हैं, अपने सामने छू के देख सकते हैं, उसी को हम लोग मूर्त कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने सामने अगर किसी चीज़ में पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ, अगर मोबाइल को मैं छू सकता हूँ तो यह मूर्त रूप से मैं देख रहा हूँ। लेकिन अमूर्त अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से अगर अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका को मैं छू नहीं सकता, यहाँ से देख भी नहीं सकता, एक कल्पना मात्र कर सकता हूँ, तो वह अमूर्त हो जाता है। मूर्त मतलब जो सामने मुझे दिखाई दे रही। तो बच्चे जो सामने जो देख सकते हैं उसी के बारे में वो समझ पाते हैं और उसी को वह सच मानते हैं। जो इसके बाहर की जो चीज़ें हैं वह उनके समझ में नहीं आती है और न ही उनको सच वो आसानी से मानते हैं वो। तो और इसमें दूसरी बात यह है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इस अवस्था में बच्चों के बीच में वर्गीकरण का क्षमता का विकास हो जाता है। वर्गीकरण मतलब अगर आम, सेब, अमरूद, केला चारों को मैंने एक टोकरी में रख दिया है और मैं उनसे कहूँगा कि चारों अलग अलग कर दो, तो वह चारों फलों को आम एक जगह कर देगा, अमरूद एक जगह कर देगा, केला एक जगह कर देगा, सेब एक जगह कर देगा। तो यह उनकी वर्गीकरण का क्षमता का इस उम्र में विकास हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैंने लिखा हुआ है कि इस समय बच्चों में दृश्य विषयों के बारे में ही समझ हो पाता है। जो मैंने बताया कि जो चीज़ देखते हैं वही है, समझते हैं कि ये सही है। चौथा हम लोग देखेंगे, जो चौथा अवस्था होती है, चौथा अवस्था से पहले यहाँ देखेंगे वर्गीकरण सिद्धांत का विकास। जो मैंने बताया कि आम, अमरूद, केला को वह अलग कर सकता है एक जगह रखी हुई। दूसरा एक संरक्षण का भी सिद्धांत का विकास हो जाता है। संरक्षण मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ का आकार बदल देते हैं तो भी वह बच्चे समझ जाते हैं कि वह चीज़ एक ही है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे उदाहरण मैंने दिया हुआ कि एक चॉकलेट है और उस चॉकलेट को मैं तोड़ कर उसे दूंगा कि लो यह जो टूटा हुआ भाग है या पूरा एक चॉकलेट है, तो वह समझ जाएगी नहीं नहीं, यह टूटा हुआ भाग एक चॉकलेट नहीं है, या पूरा चॉकलेट का या आधा चॉकलेट है। तो वह समझ जाए कि यह तोड़ कर दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए सेब है, अगर हम वो बच्चा समझ के उसको देंगे, काट के दे देंगे, बोलेंगे कि लो ये सेब है, पूरा सेब है, खा जाओ, तो बोले कि नहीं पूरा नहीं, ये आधा सेब है, हमको पूरा सेब चाहिए। तो इस तरह का संरक्षण का जो सिद्धांत होता है इस अवस्था में वह डेवलप हो जाता है बच्चों में। तीसरी चीज़ दी हुई है प्रतिवर्तता का गुण का विकास हो जाता है। प्रतिवर्तता माने रिफ्लेक्शन हो जाता है या प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रतिक्रिया, अगर आप कुछ करते हैं तो उसके प्रतिक्रिया रूप में वह भी आपसे रिस्पॉन्स करेगा। वह इसका भी, यह इस गुण का भी विकास हो जाता है। इसमें मेन इसमें चीज़ें क्या है, वर्गीकरण का विकास हो जाता है, संरक्षण का विकास हो जाता है, प्रतिवर्तता का विकास होता है, और चौथा क्या हो जाता है, चौथा इसमें वह बच्चे जो है मूर्त रूप से ही किसी भी चीज़ को देख कर समझ पाता है। वो अगर हम a+b का होल स्क्वायर के बारे में बताएंगे तो समझ नहीं पाएगा इस उम्र में। तो इसके बाद चौथी अवस्था जो दिया हुआ है जीन पियाजे ने, वह है अमूर्त संक्रियात्मक का अवस्था, जिसको हम लोग औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। औपचारिक फॉर्मल, जो हम लोग फॉर्मल लेटर वगैरह लिखते हैं, वही औपचारिक अवस्था, उसी से आप लोग समझ सकते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था, यह अवस्था होती है 11 से 18 वर्ष के बच्चों में। इसमें बच्चा नियम पर आधारित बिना देखने वाली चीज़ों भी समझने लगता है। जैसे हम बताए थे कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था उसमें बच्चा a+b का होल स्क्वायर नहीं समझ पाता है, लेकिन ठीक अब 11 से 18 साल की जब अवस्था आती है, जब हम लोग 8, 9, 10 वगैरह में होते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि a+b का होल स्क्वायर आसानी से हम लोग समझ जाते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अगर बच्चों को हम बताएंगे यहाँ पर बैठे बैठे कि आगरा एक ज़िला है और उसमें एक क्या बोलते हैं, ताजमहल है। आगरा एक ज़िला है जहाँ पर ताजमहल है, और ताजमहल जो है विश्व का 7वां अजूबा है और वह देखने में सफ़ेद है। इस प्रकार के अगर हम बच्चों को बताएंगे तो वो समझ लेंगे, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं उसका स्थान वो बना लेंगे। और अगर आप 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद अगर उनसे पूछते हैं कि आगरा कहाँ है, कैसा है, तो वह उन सब चीज़ों के बारे में आसानी से बता देगा, वह समझने लगता है। तो यह चौथी अवस्था में अमूर्त अवस्था होती है। और इसके साथ औपचारिक अवस्था, यह बार बार प्रश्न पूछता है कि बच्चे की जीन पियाजे ने औपचारिक अवस्था कितने से कितने वर्ष को कही है, तो वो 11 से 18 वर्ष को कही है। फिर से इसमें पूछ सकता है कि इसमें औपचारिक अवस्था में बच्चा मूर्त चीज़ों को समझ पाता है या अमूर्त चीज़ों को समझ पाता है, तो वहाँ आप हरदम टिक लगाएंगे किसको, अमूर्त चीज़ों को। अमूर्त चीज़ मतलब जिसको हम न देख सकते हैं उसके बारे में भी वह समझ सकता है।
अगर अमेरिका के बारे में बताएंगे तो अमेरिका के बारे में समझ सकता है। अगर हम यहाँ बैठे हैं, अगर उसको हम बताएंगे कोशिका के बारे में कि हम लोग के शरीर में खून होता है, खून के अंदर कोशिका होती है, तो वह आसानी से उन सब चीज़ों को समझ पाता है। तो यह जो थी, हम लोगों ने जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं पढ़ी, और इन 4 अवस्थाओं में जो चीज़ मैंने फोकस करके बताया है, इन चीज़ों को आप ठीक से देख लें। और अगर आपके पास अगर नोट्स ना हो तो आप इन चीज़ों को नोट्स बना लें। और अगर इस चीज़ को आप समझ गए हैं तो इससे जुड़ी हुई जितने भी क्वेश्चंस आएंगी, ठीक का ठीक हमको लग रहा है कि 95 या 98% ठीक इन्हीं सब चीज़ों में से वो क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोग आसानी से टिक लगा सकते हैं। थैंक यू।